सभी मित्रगणों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीएल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि साथियों अपन जीव विज्ञान पढ़ रहे थे और जिसमें आज अपना 11वें नंबर का वीडियो है और अपन पढ़ रहे थे कक्षा 5 से लगाकर 12 तक की जो आपके राजस्थान बोर्ड की पाठ्य पुस्तकें हैं उनका सार संग्रह, और जिसमें आज अपना 11वें नंबर का वीडियो है। और आज अपन पढ़ेंगे कोशिका के बारे में, यानी पादप और जंतु कोशिका की संरचना के बारे में आज अपन अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, अपन जो कोशिका वाला चैप्टर पढ़ेंगे इसमें टोटल 4-5 वीडियो बनेंगे। टोटल 4 वीडियो बनेंगे जिसमें आज अपन जो आज का जो वीडियो रहेगा इसमें बेसिक चीज़ें सीखेंगे कि कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका के बारे में जो कोशिका सिद्धांत है वो क्या है। साथ में ये पढ़ेंगे कि पादप और जंतु कोशिका की संरचना कैसी होती है, इसके बारे में आज अपन बेसिक चीज़ें सीखने वाले हैं। और इसके आगे 2 वीडियो बनेंगे जिसमें अपन इस कोशिका के अंदर कौन कौन से कोशिकांग होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और फिर एक वीडियो बनेगा इसमें कोशिका विभाजन कैसे होता है। तो इन वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखना, आपका कोशिका से संबंधित हर प्रकार का कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए कोशिका, देखिए सबसे पहले ये जानते हैं कि कोशिका क्या होती है। देखिए कोशिकाओं को सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। अब ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव है, जितने भी जीव है, उनका शरीर जो होता है वो कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होता है। उनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो उनके शरीर की एक जो संरचना होती है वो कोशिकाओं के द्वारा बनी होती है। इस कारण जो है कोशिकाओं को सजीवों के शरीर की संरचनात्मक इकाई कहते हैं। अब देखिए सजीवों के शरीर के अंदर होने वाली समस्त जैविक क्रियाएं होती है वो कोशिका के माध्यम से संपन्न होती है, कोशिका के अंदर होती हैं। इसी कारण कोशिका को जो है क्रियात्मक इकाई के नाम से भी जानते हैं। तो इसी कारण कहा गया है कि जो कोशिका होती है वो सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। और यही जो कोशिका होती है जो सजीवों के शरीर को कार्य करने के लिए यानी क्रिया करने के लिए जो क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। कैसे प्रदान करती है, देखिए सुनिए कि देखिए इस प्रकार की मान लीजिए कि एक कोशिका होती है। देखिए जब अपन खाना खाते हैं तो खाना खाने से हमारा शरीर क्या करता है कि उस खाने से ग्लूकोज अवशोषित करता है, और वो ग्लूकोज जो होता है वो ब्लड के माध्यम से कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, यानी C6H12O6 ये ग्लूकोज यहाँ कोशिका में पहुंच गया। अब जब अपन श्वसन क्रिया करते हैं तो श्वसन क्रिया के द्वारा वातावरण से अपन ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और ये ऑक्सीजन भी ब्लड के द्वारा जो होती है कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है। तो यहाँ पर भी देखिए श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन पहुंच गई। अब ये ऑक्सीजन क्या करती है कि इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करती है, जिसके कारण हमारे शरीर में कोशिका के अंदर एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है, और ये एटीपी के रूप में ऊर्जा ही हमारे शरीर को चलाने के लिए, कार्य करने के लिए काम आती है। तो इस प्रकार जो है हमारे शरीर को क्रिया करने के लिए, कार्य करने के लिए जो ऊर्जा प्रदान करती है वो कौन होती है, कोशिका होती है। तो इस प्रकार सजीवों के शरीर के अंदर होने वाली समस्त क्रियाएं जो है कोशिकाओं के माध्यम से संपन्न होती है, और सजीवों का जो शरीर होता है वो कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होने के कारण कोशिकाओं को सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। पॉइंट क्लियर? अब देखिए दूसरा पॉइंट ये समझिए कि देखिए कोशिका का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं उसको कहते हैं साइटोलॉजी, हिंदी में कहते हैं कोशिका विज्ञान। ठीक है, स्टडी ऑफ सेल। अब देखिए अपन पढ़ते हैं कि कोशिका की खोज किसने की थी। देखिए कोशिका की खोज, देखिए एक समय था 1665। उस समय एक वैज्ञानिक था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था कि पेड़ पौधों की जो छाल होती है जिसको कोर्क के नाम से जानते हैं, इसके टुकड़े में क्या किया था कि एक कोशिका खोजी थी जिसको, और ये कोशिका एक मृत कोशिका थी। समझ में आया? तो इस प्रकार सबसे पहले कोशिका की जो खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। किसमें की थी? ये कोर्क के टुकड़े में, यानी पेड़ पौधों की जो छाल होती है उसको कोर्क के नाम से जानते हैं, और इस कोर्क के टुकड़े में जो उसने कोशिका खोजी थी वो एक मृत कोशिका थी। समझ में आया? तो अब यहाँ पर एक प्रश्न ये बनता है कि सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने खोजा था। तो देखिए इनसे तकरीबन 9 साल बाद एक वैज्ञानिक आया था 1674 के अंदर, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। इन्होंने जंतुओं के अंदर जो है जीवित कोशिका को खोजा। तो इस प्रकार यहाँ पर 2 प्रश्न बनते हैं इस प्रकार से कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, तो आपको सही करना है रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन प्रश्न इस प्रकार से बन जाए कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो वहां पर आपको सही करना होगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। ठीक है, क्लियर? तो इस प्रकार देखिए सबसे पहले कोशिका की जो खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। इसी कारण रॉबर्ट हुक को जो है साइटोलॉजी का पिता कहते हैं, यानी कोशिका विज्ञान का पिता कहते हैं, कोशिका विज्ञान का जनक कहते हैं। ठीक है, क्लियर? अब देखिए अपन कोशिका के बारे में एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट समझते हैं कि सजीवों का जो शरीर होता है वो कैसे बना होता है। ठीक है, देखिए सजीवों के शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कोशिका होती है। ठीक है, अब देखिए समान प्रकार के कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह मिलकर क्या बनाती है, ऊतक बनाते हैं। ठीक है, तो समान प्रकार के कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है, ऊतक बनाती हैं। इसी प्रकार समान प्रकार के कार्य करने वाले ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, और हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के अंग हैं, जैसे फेफड़े हो सकते हैं, जो है
आमाशय हो सकता है, किडनी हो सकती है, छोटी आंत हो सकती है, बड़ी आंत हो सकती है, अग्नाशय हो सकता है, यकृत हो सकता है। इस प्रकार जो है विभिन्न प्रकार के हमारे शरीर के अंदर क्या पाए जाते हैं, अंग पाए जाते हैं। समझ में आ गया? और इन अंगों में से भी जो समान प्रकार के कार्य करने में जो अंग भाग लेते हैं, वे सारे अंग मिलकर क्या बनाते हैं, तंत्र बनाते हैं। जैसे पाचन तंत्र हो सकता है। अब पाचन तंत्र में समान प्रकार के कार्य करने वाले जितने भी अंग होते हैं, वो जो भोजन का पाचन करने में सहायता करते हैं, वो सारे अंग मिलकर क्या बनाते हैं, पाचन तंत्र बनाते हैं। जिसमें आती है भोजन नली आ जाएगी, जिसमें आ जाएगा आमाशय आ जाएगा, छोटी आंत आ जाएगी, बड़ी आंत आ जाएगी, अग्नाशय आ जाएगा। तो ये क्या करते हैं, ये सभी अंग मिलकर क्या बनाते हैं, पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। क्योंकि ये सभी अंग जो होते हैं समान प्रकार का कार्य करते हैं, जिन और इनका कार्य होता है भोजन का पाचन करना। तो इस प्रकार समान प्रकार के अंग मिलकर जो क्या बनाते हैं, तंत्र बनाते हैं। और हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के तंत्र होते हैं। इसमें आता है पाचन तंत्र हो सकता है, श्वसन तंत्र हो सकता है, रक्त परिसंचरण तंत्र हो सकता है, कंकाल तंत्र हो सकता है। तो इस प्रकार हमारे शरीर में क्या होता है कि या सजीवों के शरीर में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के तंत्र होते हैं। समझ में आ गया? और सजीवों के शरीर के अंदर पाए जाने वाले समस्त तंत्र मिलकर पूरी बॉडी का निर्माण करते हैं, पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार जो है इस क्रम से है सजीवों का शरीर बना होता है। और ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है। समझ में आ गया? क्या होता है कि समान सभी कोशिका मिलकर बनाते हैं ऊतक, ऊतक मिलकर बनाते हैं अंग, अंग मिलकर बनाते हैं तंत्र, और सभी तंत्र मिलकर बनाते हैं पूरा शरीर। तो इस प्रकार सजीवों का शरीर जो होता है वो बना होता है। क्लियर कंसेप्ट? अब देखिए कोशिका से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य आपको याद रखने हैं। देखिए कोशिका कि सजीव जगत में सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो जीवाणु की होती है। ठीक है, ये 10th क्लास के आरबीसी के अंदर लिखा हुआ है। और इसके स्थान पर ये भी लिखा हो सकता है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ठीक है, जिसको पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों ही जो होती है वो पादप जगत यानी सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिकाएं हैं। या तो हो सकता है जीवाणु या हो सकता है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। यानी जीवाणु के स्थान पर आपको माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम अगर दे रखा हो तो उसको सही करना है। ठीक है, और ये दे रखा है आरबीसी के अंदर। अब देखिए दूसरा तथ्य यह है कि सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। ठीक है, और सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो मानव की तंत्रिका, जिसको इंग्लिश में न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। तो ये तीन तथ्य आपको विशेष तौर पर याद रखने की, सबसे छोटी कोशिका जीवाणु या माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो मानव की तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन होती है। ठीक है, अब देखिए मानव शरीर से संबंधित भी आपको दो फैक्ट याद रखने हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो सेल होती है वो होती है अंडाणु, और सबसे छोटी जो सेल होती है वो शुक्राणु। तो ये दो चीजें भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए कोशिका की संख्या के आधार पर सजीवों को दो भागों के अंदर बांटा गया है। ऐसे सजीव जिनका शरीर जो होता है एक कोशिका से बना होता है वे कहलाते हैं एक कोशिकीय जीव। और ऐसे सजीव जिनका शरीर जो होता है एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है उनको कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। तो ठीक है, अब देखिए इनके केवल आपको उदाहरण याद रखने हैं, जो कि आपके आरबीएससी और एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों के अंदर दे रखे थे, वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो ये उदाहरण आपको विशेष तौर पर याद रखना है कि निम्नलिखित में से आपको इस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से एक कोशिकीय जीव कौन सा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका प्रश्न बन सकता है। तो आपको उदाहरण याद रखना है, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, जीवाणु और क्लेमाइडोमोनास। ये सभी जो जीव होते हैं वो एक कोशिकीय जीव है। तो अब बहुकोशिकीय जीवों में कौन कौन से उदाहरण आपको याद रखने हैं। एक देखिए कवक, विशेष तौर पर याद रखना कि कवक एक बहुकोशिकीय जीव है। समझ में आया? पादप और जंतु, इनको तो आप वैसे भी जानते हो कि ये बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है, तो इस प्रकार कोशिका की संख्या के आधार पर जीव जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीवों के ये उदाहरण आपको याद रखने, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, जीवाणु और क्लेमाइडोमोनास। और बहुकोशिकीय जीवों में विशेष तौर पर याद रखना है कवक एक बहुकोशिकीय जीव होता है। ठीक है, बाकी पादप जंतु तो आपको जानते हो वे बहुकोशिकीय होते ही है। अब देखिए कोशिका को समझाने के लिए एक सिद्धांत आया था बाद में, उसको नाम दिया गया था कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी। ये क्या होता है इसके बारे में अपन समझते हैं। देखिए कोशिका सिद्धांत आया था तकरीबन 1838-39 में, और ये दो वैज्ञानिकों ने दिया था। एक का नाम था मैथियास स्लाइडेन और दूसरे का नाम था थियोडोर सवान। ठीक है, अब जो मैथियास स्लाइडेन था ये बोटनिस्ट था, यानी प्राणी यानी पादप विज्ञान से संबंधित था, यह वनस्पति विज्ञान से संबंधित था, और इसने अध्ययन किया था पादपों पर। ठीक है, और जो ये थियोडोर सवान था ये था एक जूलॉजिस्ट था, यानी ये प्राणी विज्ञान से संबंधित था। तो इन्होंने क्या किया था कि जंतुओं पर अध्ययन किया था, और इन्होंने देखिए पादपों पर, यानी मैथियास स्लाइडेन ने पादपों पर अध्ययन किया था और थियोडोर सवान ने जंतुओं पर अध्ययन किया था। और इन्होंने इन पर अध्ययन के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले थे, और वो निष्कर्ष क्या कहलाए, ये कोशिका सिद्धांत कहलाए। अब देखिए ये इनके निष्कर्ष क्या थे, उनको कुछ अपन इन स्टार पॉइंट के माध्यम से अपन देखते हैं। देखिए देखिए इन दोनों वैज्ञानिकों ने जो कोशिका सिद्धांत दिया था उसमें कुछ पॉइंट बताए थे, वो पॉइंट अब एक एक को सुनिए। देखिए इन्होंने पहला बात ये बताई थी कि प्रत्येक जीव का शरीर जो होता है वो एक या एक से अधिक कोशिका का बना होता है। समझ में आ गया? इन्होंने कहा था कि प्रत्येक जीव का शरीर हो सकता है, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे जंतु हो।
प्रत्येक जीव का शरीर जो होता है वो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। क्लियर? दूसरा इन्होंने बात ये कही थी कि प्रत्येक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है जिसमें आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। इसी कारण कोशिका को आनुवंशिक इकाई कहते हैं सजीवों की। समझ में आया? दूसरी बात इन्होंने ये कही थी कि प्रत्येक कोशिका होती है उसके अंदर केंद्रक पाया जाता है और उस केंद्रक के अंदर पाया जाता है आनुवंशिक पदार्थ जो डीएनए या आरएनए प्रकार का हो सकता है। और ये क्या करता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करता है कि सजीवों के अंदर लक्षणों को स्थानांतरित करता है। समझ में आ गया? तो इसी कारण कोशिकाओं को सजीवों के शरीर की आनुवंशिक इकाई कहते हैं। क्लियर? अब देखिए अगला स्टार पॉइंट समझिए कि सजीवों के शरीर के अंदर होने वाली सभी जैविक क्रियाएं होती है वो सभी कोशिका के अंदर संपन्न होती हैं। इसी कारण कोशिका को सजीवों के शरीर की मूलभूत इकाई कहते हैं। समझ में आ गया कि सभी जैविक क्रियाओं की मूलभूत इकाई कौन होती है? कोशिका होती है। तो ये तीन बातें जो है इन कोशिका सिद्धांत के अंदर बताई थी इन मैथियास लाइडेन और थियोडोर सवान ने। ठीक है। अब देखिए इस प्रकार ये बातें तो बता दी वो सब सही है, लेकिन इस प्रकार एक यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ गई थी कि देखिए जब किसी भी जीव की उत्पत्ति शुरू होती है तो उस समय केवल एक ही कोशिका होती है। जैसे मानव की बात भी कर सकते हैं अपन कि मानव की जब शुरुआत होती है तो इस समय क्या होता है, एक शुक्राणु होता है और एक होता है अंडाणु, और जब ये दोनों मिलते हैं तो इससे बनता है एक जाइगोट, और जाइगोट कैसी होती है? एक कोशिका होती है। लेकिन जीव जैसे ये जीव का उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, यानी जीव जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसमें जो कोशिकाओं की संख्या जो होती है वो सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों तक पहुंच जाती है। तो ये कैसे होता है? ये बात को जो है न तो थियोडोर स्वान समझा पाया था और न ही मैथियास स्लाइडेन समझा पाया था। तो इस बात को समझाया था दो वैज्ञानिक थे, रुडोल्फ और विर्चोव। इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि जो नई कोशिका बनती है वो पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से बनती है। समझ में आया कि जो जो भी सजीवों के शरीर के अंदर नई कोशिकाएं बनती हैं वो जो पहले से जो कोशिका मौजूद होती है उनके अंदर क्या होता है कि विभाजन होता है, और उसके विभाजन के कारण जो बनती है नई कोशिका बनती है। और ये जो कथन कहा था कि नई कोशिका पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनती है, इन्होंने जो है अपनी भाषा में कहा था, और उनकी अपनी भाषा थी कि ओमनी सेलुला ई सेलुला। और ये स्टेटमेंट तो बहुत सी परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है। तो इस प्रकार इन्होंने कहा था कि नई कोशिका जो होती है वो पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से बनती हैं। तो इसी कारण जो है यहाँ से कोशिका विभाजन की शुरुआत होती है, और कोशिका विभाजन की जो खोज का जो श्रेय जाता है वो इन दोनों वैज्ञानिकों को जाता है, रुडोल्फ और विर्चोव को, और ये इन्होंने खोज की थी 1855 के अंदर। ठीक है। तो इस प्रकार ये भी एक कोशिका सिद्धांत का एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि रुडोल्फ और विर्चोव ने कहा था कि नई कोशिका जो होती है वो पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से बनती है, यानी ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो क्लियर कंसेप्ट? अब देखिए ये कोशिका सिद्धांत के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि मैंने आपको समझाए, लेकिन अब इन पॉइंटों को कुछ जीव ऐसे होते हैं जो इन पॉइंटों को फॉलो नहीं करते हैं, वो इस कोशिका सिद्धांत के अपवाद में आते हैं। अब ऐसे कौन कौन से जीव हैं? देखिए कोशिका सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक जीव का जो शरीर होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, लेकिन वायरस यानी विषाणु एक ऐसा जीव है जिसमें कोशिका ही नहीं होती। तो इस प्रकार यहाँ पर कोशिका सिद्धांत फेल होता है, ये इसका अपवाद है। दूसरी बात कोशिका सिद्धांत ये करता है कि प्रत्येक कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, लेकिन जो रक्त होता है उसके अंदर जो आरबीसी होती है यानी लाल रक्त कणिका होती है उसके अंदर केंद्रक ही नहीं होता। तो यहाँ पर भी कोशिका सिद्धांत फेल होता है। तीसरी बात यह होती है कि ये सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक कोशिका के अंदर एक सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, लेकिन क्या होता है कि जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, देखिए जिस प्रोकैरियोटिक जीव जो कि आपके पाठ्य पुस्तकों के उदाहरण दे रखे हैं, देखिए जीवाणु, नीले हरे शैवाल और माइकोप्लाज्मा, ये ऐसे प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं जिनमें जो केंद्रक होता है वो अल्प विकसित होता है। तो ये भी एक कोशिका सिद्धांत का अपवाद है कि जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं इनमें केंद्रक अल्प विकसित होता है, और ये उदाहरण आपको याद रखने हैं, ये आपकी पाठ्य पुस्तकों के अंदर दे रखे हैं। ठीक है। अब देखिए एक अगला इसका एग्जाम्पल ये है, इसका अपवाद ये है कोशिका सिद्धांत का कि पादपों के अंदर जो फ्लोएम होता है उसकी जो चालनी नलिका होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है। तो ये भी इसका एक अपवाद है। जबकि कोशिका सिद्धांत तो कहता है कि हर कोशिका के अंदर क्या पाया जाएगा? केंद्रक पाया जाता है। लेकिन पादपों के अंदर जो एक ऊतक होता है फ्लोएम, जो क्या करता है कि पत्तियों के अंदर निर्मित भोजन को पादप के प्रत्येक हिस्से तक पहुंचाता है, उसके अंदर होती है एक चालनी नलिका, और इसके अंदर जो कोशिकाएं होती है उसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। तो ये भी एक कोशिका सिद्धांत का एक अपवाद है। तो इस प्रकार ये चार अपवाद ऐसे हैं जो इस कोशिका सिद्धांत को फॉलो नहीं करते हैं, इसकी पालना नहीं करते हैं। तो ये अपन ने कोशिका सिद्धांत कंप्लीट कर लिया है। अब अपन देखिए कुछ पादप और जंतु कोशिका की संरचना पढ़ते हैं कि पादप कोशिका के अंदर कौन कौन से कोशिकांग होते हैं, इसकी संरचना कैसे होती है, और जंतु कोशिका की संरचना कैसी होती है। तो देखिए इस प्रकार की कुछ इस संरचनाएं होती है पादप और जंतु कोशिका की, जिसको अपन पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं पादप कोशिका। देखिए
देखिए पादप कोशिका के सबसे बाहर की तरफ इस प्रकार की एक परत होती है, ठीक है, इस प्रकार की एक झिल्ली होती है। इस झिल्ली को कहते हैं कोशिका भित्ति। समझ में आया? कोशिका भित्ति। और ये कोशिका भित्ति केवल पादपों के अंदर ही होती है, जंतुओं के अंदर नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो समझ में आ गया कोशिका भित्ति। अब देखिए इस कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ इस प्रकार की एक और झिल्ली होती है। इस झिल्ली को कहते हैं कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये पादप कोशिका होती हैं। इस पादप कोशिका में इस प्रकार की एक संरचना होती है दोहरी झिल्ली युक्त, इसको कहते हैं केंद्रक, ठीक है, केंद्रक कहते हैं। और इस केंद्रक के बीच में जो ये इस प्रकार की संरचना दिखाई दे रही है इसको कहते हैं केंद्रिका। और केंद्रिका और इस केंद्रक झिल्ली के बीच में जो ये इस प्रकार का लिक्विड होता है इसको कहते हैं केंद्रक द्रव। समझ में आ गया? अब देखिए केंद्रक के पास में कुछ इस प्रकार की जो नलिकाएं होती है, सूक्ष्म नलिकाएं होती है इस प्रकार की। देखिए ये छोटी छोटी नलिकाएं दिख रही होगी आपको। इन नलिकाओं को कहते हैं अंतःप्रदवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर से शॉर्ट में लिखते हैं इनको। अब ये भी दो प्रकार की होती हैं। देखिए एक तो होती है रफ ईआर और एक होती है स्मूथ ईआर। यानी एक होती है खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका, और एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी जो चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। ये दो प्रकार की होती है। अब देखिए जो खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका होती है इसके ऊपर इस प्रकार ये डॉट डॉट जैसी संरचना दिखाई दे रही होगी, या इस प्रकार देखिए आपको। इनको कहते हैं राइबोसोम। इनकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। इसी कारण इनको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इस पर जो है किसी प्रकार के राइबोसोम नहीं पाए जाने के कारण इसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए ये होता है केंद्रक और ये होती है कोशिका झिल्ली, और इसके बीच में जो इस प्रकार का देखिए ये लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड को कहते हैं कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य, यानी साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। अब देखिए इस साइटोप्लाज्म के अंदर विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। अब इन कोशिकांगों के बारे में समझते हैं, देखिए एक एक के बारे में। देखिए पादप कोशिका होती है उसमें इस प्रकार की संरचनाएं होती है, इस प्रकार की बड़ी बड़ी, ठीक है, एक या दो हो सकती है। ये इस प्रकार की संरचनाओं को कहते हैं रिक्तिका, ठीक है, यानी इसका एक और नाम है रसदानी, इंग्लिश में कहते हैं वैक्यूल्स, ठीक है। तो इस प्रकार की रसदानियां पाई जाती है, इस प्रकार की रिक्तिकाएं पाई जाती है बड़ी बड़ी। अब देखिए पादप कोशिका में इस प्रकार की संरचना होती है, इसको कहते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं? माइट्रोकॉन्ड्रिया। और इस प्रकार की दोहरी झिल्ली वाली और संरचना होती है, इसको कहते हैं हरित लवक, ठीक है। और इस प्रकार की थैली जैसी संरचना होती है, ये थैलीनुमा संरचना होती है बहुत सारी इस कोशिका के अंदर, इनको कहते हैं लाइसोसोम। क्या कहते हैं? लाइसोसोम। और देखिए इस प्रकार ये डॉट डॉट जैसी संरचना दिखाई दे रही होगी आपको, ये देखिए इससे डॉट डॉट जैसी संरचना, ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी है। इन डॉट डॉट जैसी संरचनाओं को कहते हैं राइबोसोम। क्या कहते हैं? राइबोसोम, ठीक है। और ये राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो ये आपको, और देखिए ये एक कोशिकांग और है। देखिए इस प्रकार की जो है चपटी पट्टिकाएं होती है इस प्रकार कोशिका के अंदर, इस प्रकार चपटी पट्टिकाओं के रूप में जो संरचना होती है इसको कहते हैं गोल्जी बॉडी या गोल्जिकाए। समझ में आ गया? तो इस प्रकार ये पादप कोशिकाओं की जो संरचना मैंने आपको समझा दी है, ये इस प्रकार से पादप संरचना होती है, पादप कोशिका की संरचना होती है, और जिसमें ये प्रकार के कोशिकांग होते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य ये याद रखना है कि जो कोशिका भित्ति होती है और जो हरित लवक होता है ये केवल पादप कोशिका के अंदर ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में ये नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से कोशिकांग जो केवल पादप कोशिका के अंदर ही होते हैं, तो वो होते हैं एक तो कोशिका भित्ति और एक होता है हरित लवक। ये जंतु कोशिका में नहीं होते हैं। बाकी जितने भी कोशिकांग है इसमें वे सारे जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। अब अपन देखिए पढ़ते हैं जंतु कोशिका के बारे में। जंतु कोशिका की संरचना कैसी होती है वो सुनिए। देखिए देखिए जंतु कोशिका में क्या होती है? केवल एक ही झिल्ली होती है, ठीक है। इस प्रकार की केवल एक ही झिल्ली होती है, ठीक है, जंतु कोशिका के चारों ओर। और इसको कहते हैं कोशिका कला या कोशिका झिल्ली, या इंग्लिश में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखिए जो जंतु कोशिका होती है इसमें जो रिक्तिकाएं होती है वो पादप कोशिका से कुछ छोटी छोटी होती है। इस प्रकार देखिए छोटी छोटी रिक्तिकाएं हैं, ठीक है। और इसकी संख्या बहुत ही कम होती है जंतु कोशिका में, ठीक है। तो इनको कहते हैं रिक्तिका, जिसको रसदानी के नाम से भी जानते हैं। और इस प्रकार के जो होते हैं ये इसमें माइट्रोकॉन्ड्रिया वगैरह होते हैं। और ये होता है केंद्रक, जो देखिए ये पादप कोशिका में तो केंद्रक बड़ी बड़ी रिक्तिका होने के कारण परिधि होता है, लेकिन जंतु कोशिका में किसी प्रकार की बड़ी रिक्तिकाएं नहीं होने के कारण ये केंद्रक जो होता है वो कोशिका के बीच में होता है, यानी सेंटर में होता है। और ये बीच में होती है केंद्रिका, और यहाँ पर भरा रहता है केंद्रक द्रव। समझ में आ गया? और इस जंतु कोशिका में भी देख केंद्र के चारों तरफ इस प्रकार की सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, इनको कहते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदवी जालिका। और ये भी दो प्रकार की होती है, एक पर तो राइबोसोम के कण पाए जाते हैं जिसको कहते हैं खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका, और एक जिस पर राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते उसको कहते हैं चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। समझ में आ गया?
और इस प्रकार के माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और इस प्रकार थैली जैसी संरचना होती है इसी कोशिका के अंदर, इसको कहते हैं लाइसोसोम। और इस प्रकार स्टार जैसी संरचना होती है, इनको कहते हैं तारकाय। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात देखने को ये मिलती है कि तारकाय जो होते हैं ये पादप कोशिका के अंदर नहीं होते हैं, ये केवल जंतु कोशिका के अंदर ही होते हैं। समझ में आया? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि तारकाय केवल जंतु कोशिका के अंदर ही पाए जाते हैं, पादप कोशिका के अंदर तारकाय नहीं पाए जाते हैं। और देखिए इस प्रकार डॉट डॉट जैसी संरचना दिखाई दे रही होगी, ये डॉट डॉट जैसी संरचनाओं को जो है राइबोसोम कहते हैं। और देखिए इस प्रकार ये जो है चपटी नलिकाओं के रूप में इस प्रकार की संरचना दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं गोल्जी बॉडी, गोल्जिकाय। और ये जो लिक्विड भरा है यानी केंद्रक और इस कोशिका झिल्ली के बीच में ये जो लिक्विड भरा है, इस लिक्विड को कहते हैं कोशिका द्रव्य। तो इस प्रकार ये अपन ने पादप और जंतु कोशिका की संरचना देखी है। अब देखिए इस संरचना को अपन एक फ्लो चार्ट के माध्यम से और समझते हैं। ठीक है, ये पादप कोशिका पहले वाली ये इस प्रकार से होती है। देखिए पादप कोशिका में मेन बात ये याद रखने की, इसमें बड़ी जो रिक्ति का होने के कारण जो केंद्रक होता है वो क्या होता है कि बीच में न होकर कहीं परिधीय होता है। समझ में आ गया? और जो जंतु कोशिका होती है इसमें जो केंद्रक होता है वो बीच में होता है, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती है। समझ में आ गया? ये दो मेन तथ्य आपको याद रखने। और पादप कोशिका में जो है कोशिका भित्ति और हरित लवक होता है, जबकि ये इस प्रकार की संरचना जंतु कोशिका में नहीं होती। इस प्रकार के कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं होते। तो जंतु कोशिका में जो एक्स्ट्रा चीज होती है वो क्या होते हैं? तारकाय होते हैं। और ये तारकाय कोशिका विभाजन के दौरान तर्कु तंतुओं का निर्माण करते हैं, और ये जो तारकाय जंतु कोशिका में ही होते हैं, पादप कोशिका में नहीं। समझ में आ गया? अब देखिए अपन एक फ्लो चार्ट के माध्यम से इस कोशिका की संरचना समझते हैं। देखिए कोशिका की संरचना, देखिए कोशिका की जो स्ट्रक्चर होती है इसके केवल दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होती है झिल्लियां यानी मेम्ब्रेन, और एक होता है कोशिका जीव द्रव्य जिसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, जीव द्रव्य। अब जीव द्रव्य क्या होता है? देखिए एक कोशिका होती है, इस प्रकार से एक कोशिका होती है, इस कोशिका के बीच में होता है ये केंद्रक। तो देखिए इस कोशिका झिल्ली के अंदर जितना भी ये पदार्थ होता है, जिसमें ये केंद्रक, जिसमें जितने भी कोशिकांग होते हैं वो, और जितना भी कोशिका द्रव्य होता है, इस सभी को मिलाकर क्या कहते हैं? इन सभी को कहते हैं जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो जीव द्रव्य क्या होता है कि एक कोशिका के अंदर जितना भी मटेरियल भरा होता है, जिसमें कोशिकांग हो सकता है, केंद्रक हो सकता है, कोशिका द्रव्य हो सकता है, उस सभी को क्या कहते हैं? जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, समझ में आ गया? तो कोशिका के कितने भाग होते हैं? एक तो झिल्लियां होती है, एक होता है जीव द्रव्य। अब समझते हैं, देखिए झिल्लियां कितने प्रकार की होती हैं। देखिए कोशिका में दो प्रकार की झिल्लियां होती है, जैसा कि अपन ने समझ लिया। एक होती है कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, एक होती है कोशिका कला जिसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, दो प्रकार की झिल्लियां होती है। अब देखिए जो जीव द्रव्य होता है इसमें भी मुख्य रूप से दो भाग होते हैं इस जीव द्रव्य के भी। एक होता है केंद्रक जिसको न्यूक्लियोलस के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, और एक होता है कोशिका द्रव्य जिसको साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। और इस कोशिका द्रव्य के अंदर देखिए कैसा होता है कि इस प्रकार की एक कोशिका होती है, और इस प्रकार से होता है ये न्यूक्लियोलस। ठीक है, केंद्रक यहाँ पर होता है, और केंद्रक और इस कोशिका झिल्ली के बीच में जो ये लिक्विड भरा होता है इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म ये यहाँ पर भरा होता है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म। और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। ये कौन कौन से कोशिकांग है? देखिए ये कोशिकांग एक तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एक होता है लवक, एक लाइसोसोम, एक राइबोसोम, एक गोल्जी बॉडी और गोल्जिकाय, और एक होता है तारकाय, और एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अंतःप्रद्रवी जालिका। तो इस प्रकार इस कोशिका द्रव्य में ये विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। तो ये इस प्रकार से होती है एक कोशिका की संरचना, जिसको अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं आने वाले वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर अपन यहीं तक पढ़ते हैं। अब आगे अपन पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के कोशिकांगों के बारे में, जो कि यह इस संरचना के अंदर जितने भी ये नाम दे रखे झिल्लियाँ, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, कोशिकांग, इन सभी के बारे में अपन एक एक करके चर्चा करने वाले हैं आने वाले वीडियो में। तो वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए